गुड मॉर्निंग बच्चों। वंस अगेन हम लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है पहला चैप्टर दैट वाज द लिविंग वर्ल्ड और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का। दैट पढ़ लिया क्या मतलब पढ़ रहे हैं हम लोग, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ये पढ़ पाए कि एक साइंटिस्ट हुए हैं अरिस्टोटल। इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अगर किसी के नाम पर जाता है तो वो थे अरिस्टोटल, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि लीनियस साहब आते हैं, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ये हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, उन प्रॉब्लम को सुधारने के लिए फिर कई साइंटिस्ट आए हैं, जैसे कि हैकेल आए और हैकेल ने आपको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। और हैकेल के बाद आते हैं कॉपलैंड, और कॉपलैंड ने आपको फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। क्लासिफिकेशन, ओके भाई। बट जो सबसे ज्यादा माना गया क्लासिफिकेशन, वो माना जाने वाला क्लासिफिकेशन है आर.एच. विटेकर का। और आर.एच. विटेकर ये क्लासिफिकेशन 1969, ये एनसीईआरटी बोलती है 1969 में दिया, एंड इट वाज नोन एज द फेमस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम में बांट दिया। तो मैं एक रिकैप करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि आपको मालूम चल जाए हम लोग पहले से क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो वंस आई चेक माय वीडियो और इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। ओके, सो एज वी नो द अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया, जिनमें हार्बुस्ट्रम और ट्री वाला क्लासिफिकेशन था, अनेमा इनेमा वाला क्लासिफिकेशन था। फिर लीनियस साहब आए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एक प्लांट किंगडम था और एक एनिमल किंगडम था। फिर इसके बाद हैकेल साहब आए, जिन्होंने प्रोटोक्विस्टा, प्लांट और एनिमल तीन किंगडम बनाए। फिर कोपलैंड आए, जिन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल बनाया। फिर आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन आता है, दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसका डिटेल आपको आना चाहिए। तो देखिए, उन्होंने फाइव किंगडम बताए। उन्होंने बोला पूरी दुनिया को पांच किंगडम में बांटा जा सकता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखिए पांचों किंगडम में क्या क्या किंगडम हैं जो उन्होंने नाम दिए। पहला किंगडम था मोनेरा, हम सबको मालूम था, इट वाज द मोनेरा। दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, वेरी गुड। इसके बाद तीसरा किंगडम था फंजाई, और चौथा किंगडम था प्लांट, रादर प्लांटी, और पांचवा किंगडम था एनिमल और एनिमेलिया। देखिए, उन्होंने लीनियस के किंगडम की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। जैसे लीनियस के किंगडम में यूनिसेलर मल्टीसेलर एक साथ हुआ करते थे, लेकिन इनके किंगडम में क्लासिफिकेशन में यूनिसेलर और मल्टीसेलर अलग अलग कर दिया है। जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों यूनिसेलुलर थे। फंजाई, प्लांट और एनिमल, ये मल्टी सेलुलर बेटा किंगडम माने गए, दे आर द मल्टी सेलुलर किंगडम। इसके बाद हम सब लोग जानते हैं कि मोनेरा वॉज प्रोकैरियोटिक किंगडम था। बाकी सारे लोग दे वर यूकैरियोटिक। तो बताइए कितने के किंगडम है जो आपके लिए यूकैरियोटिक किंगडम है? यस, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस की कहानी मैं बता चुका हूं। फिर इसके बाद
इसके बाद तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप बोले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक तो वो मोनेरा होगा। अगर आप बोले यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यानी प्रोटिस्टा इज आल्सो यूकैरियोटिक, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में एक ही किंगडम होगा, दैट इज प्रोटिस्टा। लेकिन अगर आपने बोला मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में 3 लोग आ जाएंगे, फंजाई, प्लांट, एनिमल। देखिए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बोलते ही आप अलग कर बैठे हैं मोनेरा को। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कहते ही आपने बेटा प्रोटिस्टा अलग कर दिया। लेकिन जैसे आपने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक कहा, 3 लोग सामने आ गए, फंजाई, प्लांट, एनिमल। अब इन तीनों का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ? इन तीनों को डिफरेंट करने के लिए इन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिया। देखो क्या लिया? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए ये 2 प्रकार की सेल है, या तो यूकैरियोटिक सेल या तो प्रोकैरियोटिक सेल। ये 2 प्रकार की सेलुलर कंडीशन है, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा को फंजाई, प्लांट, एनिमलिया से अलग कर दिया। लेकिन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ने मोनेरा को बाकी सबसे अलग कर दिया। लेकिन अभी फंजाई, प्लांट, एनिमल अलग अलग नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक बोलोगे, फंजाई, प्लांट और एनिमल तीनों एक साथ आ जाएंगे। तब इन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चुना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्होंने देखा कि जो प्लांट थे, दीज वर ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक। फंजाई जो था, इट वाज हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक। और एनिमेलिया जो था वो भी था हेट्रोट्रोपिक। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं एक शब्द बोलूं और आपके सामने एक पिक्चर आ जाए तो आप समझ लो क्लासिफिकेशन पूरा हुआ। मैं बोलूं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक तो कौन होगा? मोनेरा। इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। मैं बोलूं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक तो यूकैरियोटिक बहुत होंगे, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक केवल एक ही होगा, दैट इज प्रोटिस्टा। लेकिन अगर मैं बोलूं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक तो 3 होंगे, फंजाई, प्लांट, एनिमल। लेकिन मैं बोलूं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक तो केवल एक होगा, प्लांट। ओके। और अगर मैं बोलूं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और एक एनिमलिया। और बताओ फंजाई जो होंगे, दे विल बी सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक। और एनिमलिया जो होंगे, दे विल बी होलोजोइक। अब कुछ बच्चे होते हैं जो एक कहते हैं सर ना तो हमें ऑटोट्रोपिक समझ में आ रही है आपकी बात, ना तो हमें सर आपकी हेट्रोट्रोपिक बात समझ में आ रही है, ना हमें सर आपकी बात सैप्रोफिटिक समझ में आ रही, ना होलोजोइक समझ में आ रही, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो उनके लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाता है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं ये वाला पोर्शन यूज करके आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाने की कोशिश करता हूं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए इस दुनिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार का है, यानी खाना बनाने या खाना का खाने की बेटा विधियों के अनुसार से एनिमल 2 प्रकार के हैं, या ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के हैं। याद रखना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से 2 प्रकार के लोगों में पहले प्रकार के लोग वो हैं जो ऑटोट्रोपिक हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब है जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर ले, पका मत ले। हम लोग भी पका लें अपना खाना, पकाना नहीं, सिंथेसाइज कर लें। सिंथेसाइज का मतलब फोटोसिंथेसिस कर लें। ऑटो मतलब सेल, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रोपिक लोग बोलते हैं। जैसे प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। लेकिन दूसरे तरीके के लोग हैं जिनको हम लोग हेट्रोट्रोपिक कहते हैं। हेट्रोट्रोपिक, जो अपना खाना खुद बना नहीं पाते बल्कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक। हेट्रो मतलब अदर, ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन। और ये हेट्रोट्रोपिक मूलतः, वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, मूलतः मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वन इज नोन एज पैरासिटिक, पैरासाइट। दूसरे तरीके के होते हैं सैप्रोफाइट, और तीसरे तरीके के होते हैं होलोजोइक। इनको याद रखिएगा नाम से। नंबर 1 इज नोन एज पैरासाइट, नंबर 2 इज सैप्रोफाइट, नंबर 3 इज होलोजोइक।
ओके, मे भी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। एक बार फिर से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसमें खुद लोग अपना खाना बना लें वो हो गए ऑटोट्रॉपिक। जिन्हें फोटोसिंथेसिस करनी आती है वो हो गए ऑटोट्रॉपिक। जिन्हें फोटोसिंथेसिस करनी नहीं आती है वो हो गए हेट्रोट्रॉपिक, यानी अपना खाना जो सिंथेसाइज ना कर पाए। जैसे हम लोग अपना खाना पका सकते हैं कि सर कुकर में दाल पका ली, पकाना नहीं है, सिंथेसाइज करना। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, धूप में खड़े होकर के नहीं कर सकते। तो जो लोग खाना ना सिंथेसाइज कर पाए वो हो गए हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक 3 प्रकार के लोग, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, होलोजोइट। ओके, और व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट को समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा लाइस के बारे में, लाउस के बारे में। लाउस मतलब जू। आपकी बॉडी में एक जू रहता है, मान लो सर में एक जू रहता है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वो ह्यूमन की बॉडी में रहता है, तो ह्यूमन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर 2 थिंग। 2 चीजों के लिए अगर निर्भर है, वन इज फूड और दूसरा शेल्टर, यानी वहीं रहे और वहीं खाए, तो इसे बोलते हैं पैरासाइट। When one living organism depend upon another living organism for food and shelter, it is known as parasite। इसी को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। ओके, और जब कभी कोई लोग, याद रखना, जब कभी भी कोई लोग सड़ी गली, डेड एंड डिकेइंग मैटर खाए, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर नरिशमेंट ले, सड़ी गली चीजों को जो खाए, तो वो होगा सैप्रोफिटिक, यानी हेट्रोट्रॉपिक में भी सैप्रोफिटिक। लेकिन अगर कोई एनिमल की तरह खाना खाए, एनिमल की तरह खाने का मतलब है प्रिडेशन करके, जैसे इंजेशन करे, आपने सुना होगा, डाइजेशन करे, एब्जॉर्प्शन करे, यस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन करे और इजेशन करे। जरा अपने बारे में सोचो, आप खाने का करते हैं इंजेशन, इंजेशन के बाद आप करते हैं डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर उससे इजेशन करते हैं। होलो मतलब टोटल, जोइक मतलब एनिमल। टोटल एनिमल लाइक अगर कोई न्यूट्रिशन करे तो वो हेट्रोट्रॉपिक में भी होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन कर लेता है। अब देखिए कितना खतरनाक क्लासिफिकेशन है, आपको पकड़ता आ जाएगा। हमने देखा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये जो बेसिस है, इट इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। यानी कुछ लोग इस दुनिया में यूनिसेलुलर हैं जैसे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, और कुछ लोग मल्टी सेलुलर हैं जैसे फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किसी की बॉडी है यूनिसेलुलर, किसी की बॉडी है मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर कौन कौन? फंजाई, प्लांट, एनिमल। यहां पर कुछ लोग हैं प्रोकैरियोटिक, कुछ लोग हैं यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का बेसिस हो गया टाइप ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल का मतलब है कुछ लोगों की सेल प्रोकैरियोट और कुछ लोगों की सेल यूकैरियोट। और तीसरा तरीका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ लोग हैं ऑटोट्रॉपिक, कुछ लोग हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो आपने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अलग अलग पढ़ने के लिए 3 मुख्य बेसिस हैं। चलो मेरे साथ दोहराओ। पहला मुख्य बेसिस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा मुख्य बेसिस इट इज नोन एज टाइप ऑफ सेल, तीसरा मुख्य बेसिस इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर बोले हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बड़ा खिचपिच हो गया है। मैं कहूंगा अपनी दिमाग को क्लियर करके बैठो और जो जो मैं पूछता जाऊं, जो मैं शब्द बोलूं उसका एक सेंटेंस का एक शब्द बोलना। चलो मेरे साथ बोलो। बोलो यूनिसेलुलर कितने लोग? आप बोलोगे मोनेरा और प्रोटिस्टा। मैं बोलूं मल्टी सेलुलर कितने लोग? आप बोलोगे 3, फंजाई, प्लांट, एनिमल। तो बताओ यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ने 2 और 3 में विभाजित किया? यस। अब मैं जवाब पूछ रहा हूं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कितने लोग? तो बोलोगे सर यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक तो केवल 1, मोनेरा। फिर मैं बोलूं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कितने लोग? 1, कौन? प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर में यूकैरियोटिक 1 ही है, यूकैरियोटिक और भी है लेकिन वो मल्टी सेलुलर है। फिर इसके बाद मैं बोलूं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, आपने बोला सर 3 लोग, फंजाई, प्लांट, एनिमल। मैंने कहा मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक
तब आपने कहा केवल एक, बोलो कौन? प्लांट। मैंने बोला मल्टी सेलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक, तो आपने कहा दो सर, फंजाई एंड एनिमल दोनों हेट्रोट्रॉपिक है। फिर मैंने कहा मल्टी सेलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक, अब तो केवल एक है, बोलो कौन? फंजाई। और मैंने बोला मल्टी सेलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक होलोजोइक, बोलो कितना है? बोलेंगे सर एक ही है, और वो कौन है? एनिमल। तो बताओ इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिवाइड करते वक्त, क्लासिफाई करते वक्त बताइए विटेकर ने कितनी बेसिस ली? पहली बेसिस ली यस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर। दूसरी बेसिस ली टाइप ऑफ सेल, या तो प्रोकैरियोटिक या तो यूकैरियोटिक। और तीसरी बेटा बेसिस ली मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो ऑटोट्रॉपिक या तो हेट्रोट्रॉपिक। तो इसके बाद मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस लिखने वाला हूं, तो अगर आप बेसिस लिखने में मदद करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिवाइज करके हम आगे बढ़े। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यस वेरी गुड, जिसमें से 5 किंगडम है। नंबर 1 इज मोनेरा, नंबर 2 इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, जिनको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर किंगडम के रूप में बांटा गया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर किंगडम में कौन आया? यूनिसेलुलर में मोनेरा, प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। ओके, इसके बाद उन्हें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटा गया, जिसमें मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक, ऑल अदर आर यूकैरियोटिक। फिर उनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बांटा गया, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर कुछ लोग ऑटोट्रॉपिक, कुछ लोग हेट्रोट्रॉपिक। जो अपना खाना खुद बना ले वो ऑटोट्रॉपिक, जो दूसरे के बने हुए खाने पर डिपेंड रहे उन्हें बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक। तो एक तरीके से देखा जाए तो बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जब बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, 5 किंगडम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो आपका जो पहला बेस बनेगा, मैंने पढ़ाया है, इट इज नोन एज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। बात एक ही है, या तो बॉडी या तो थैलस आपका यूनिसेलुलर हो सकता है या तो मल्टीसेलुलर हो सकता है। आप ये बेसिस कभी ना भूलें, या तो लोग यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो लोग मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, यस इट इज नोन एज टाइप्स ऑफ सेल। और टाइप्स ऑफ सेल जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, आपको मालूम है कौन है प्रोकैरियोटिक, और एक है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक हैं उनके न्यूक्लियस में देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये सब लोग जान जाओ। और यहां पर ट्रू न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस है। तो दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ सेल। नाउ तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो 3 मुख्य बेसिस जिनकी बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया है, वो है ये। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ लोग हैं ऑटोट्रॉपिक, यस, और कुछ लोग हैं हेट्रोट्रॉपिक। जो अपना खाना खुद बना ले वो है ऑटोट्रॉपिक, और जो अपना खाना खुद ना बना पाए वो है हेट्रोट्रॉपिक। तो इन 3 मुख्य वजहों के अलावा भी कुछ वजह हैं जिनकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। वो इन तीनों के अलावा और कौन सी वजह हैं जिन बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चौथी वजह है सेल वॉल। आप तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक मैं इसे डिटेल में ना पढ़ा दूं। याद करिए लीनियस के क्लासिफिकेशन को हमने बोला था, लीनियस के क्लासिफिकेशन में 2 ही तरीके के लोग थे। एक वो थे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, याद करो, और एक ऐसे लोग थे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी। अगर एब्सेंट वालों को बोलें तो ये ऑल एनिमल है। ऑल एनिमल, जितने भी दुनिया में एनिमल हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती कि एब्सेंट होती? सर एब्सेंट होती है। लेकिन जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो कौन कौन हो सकते हैं? पहला बन था बैक्टीरिया, याद रखना बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया था उसमें जो सेल वॉल थी
याद रखना, मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो बैक्टीरिया था उसमें सेल वॉल थी नॉन सेलुलोजिक, बिना सेलुलोज की बनी हुई। अगर सेलुलोज की नहीं बनी थी तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी थी? सर जी, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी थी पेप्टाइडोग्लाइकन नाम के केमिकल से, पेप्टाइडोग्लाइकन नाम के सब्सटेंस से। तो इसका मतलब है बैक्टीरिया के पास सेल वॉल जरूर होती है, लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। वंस आई वांट टू चेक वीडियो, ओके, तो वो बनी होती है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन की, याद रहेगा। दूसरा बंदा था फंजाई। यस, फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन वो भी नॉन सेलुलोजिक होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी वो भी सेलुलोज की नहीं बनी होती है, और वो बनी होती है काइटिन नाम के सब्सटेंस की। किसकी बेटा? काइटिन नाम के सब्सटेंस की। इसके बाद जो सेल वॉल होती है एल्गी की, ब्रायोफाइटा की, टेरिडोफाइटा की, ओके, जिम्नोस्पर्म की, या फिर एंजियोस्पर्म की, यानी बाकी सारे प्लांट की जो सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज और पेक्टिन नाम के सब्सटेंस की बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन नाम के। इसीलिए ऐसी सेल वॉल को हम लोग सेलुलोजिक सेल वॉल कहते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल। याद रहेगा। तो हमको मान के चलना चाहिए कि हमारे पास एल्गी भी हैं, फंजाई भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं। तो हमारा जो चौथा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो होगा टाइप ऑफ सेल वॉल। चौथा बेसिस होगा टाइप ऑफ सेल वॉल। आप ना भूलें तो अच्छा रहेगा। तो भैया पहला बेसिस है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बेसिस है टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में या तो प्रोकैरियोटिक है या तो यूकैरियोटिक है। तीसरा बेसिस है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो बंदा ऑटोट्रॉपिक है या तो हेटेरोट्रॉपिक है। और चौथा बेसिस है टाइप ऑफ सेल वॉल, या तो सेलुलोजिक सेल वॉल है या तो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, या तो सेल वॉल एब्सेंट ही है। तीन कंडीशन है सेल वॉल में, प्रेजेंट है तो दो प्रकार की, सेलुलोजिक और नॉन सेलुलोजिक, या फिर एब्सेंट है। एब्सेंट है तो हॉल एनिमल ना। पांचवा बेसिस भी है, पांचवा बेसिस जो है बेटा क्लासिफिकेशन का, इट इज रिप्रोडक्शन। यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पांचवा बेसिस है रिप्रोडक्शन। और छठा बेसिस है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कौन पहले आया इवोल्यूशन के दौरान और कौन बाद में आया। जैसे हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया पहले आए होंगे, उसके बाद एल्गी आए होंगे, उसके बाद ब्रायोफाइटा आए होंगे। तो इवोल्यूशन के दौरान यानी पूरा डेवलपमेंट के दौरान कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये रिलेशनशिप बताने वाला रिलेशनशिप इट इज नोन एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसी को हम लोग फाइलोजेनी का नाम देते हैं, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का नाम देते हैं। तो 6 मुख्य बेसिस क्लासिफिकेशन के आपके सामने लिखे हुए हैं। वैसे तो मैंने इनका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, इन्हें रट्टा कैसे ना मारा जाए ये बताने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको रट्टा ही मारना है तो 6 पॉइंट रट्टा मार सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है। यस, पहला बेसिस है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जो या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या तो मल्टीसेलुलर हो सकता है। दूसरा बेसिस है टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में या तो सेल्स प्रोकैरियोटिक हो सकती हैं या तो यूकैरियोटिक हो सकती हैं। तीसरा बेसिस है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो बेटा प्लांट ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, एनिमल हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं। चौथा बेसिस है टाइप ऑफ सेल वॉल, या तो सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती या तो एब्सेंट हो सकती। एनिमल हुए तो एब्सेंट हो गई, प्लांट जैसे लोग हुए तो प्रेजेंट हुई। प्रेजेंट हुई तो दो प्रकार की हो सकती, या तो सेलुलोजिक या तो नॉन सेलुलोजिक। बैक्टीरिया नॉन सेलुलोजिक, फंजाई नॉन सेलुलोजिक। इसके अलावा रिप्रोडक्शन करने का तरीका ये भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में था। और छठा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में थी। तो ये 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके सामने हमने लिख दिए। ये एनसीईआरटी में लिखे हुए थे जिनको मैंने समझाने की कोशिश की। तो चलो
Basis of five kingdom classification are given here. Number one is body organization. Thank you very much. Number two is type of cell. Thank you very much again. And number three is mode of nutrition. Number four is type of cell wall. Number five is reproduction. Number six is evolutionary relationship. Okay. अच्छा, इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए दो क्वेश्चन में आपकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं और ये कभी ना कभी नीट में दोबारा पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे याद आता है, इट इज अराउंड 2001 का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का में लिखा हुआ था विच इज द मेजर बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, विच इज द मेजर बेसिस ऑफ, पहला क्वेश्चन है मेजर बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का मेजर बेसिस क्या है और वहां पर ऑप्शन क्या थे, आप देख करके दंग रह जाएंगे। पहला ऑप्शन था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। बॉडी क्लासिफिकेशन का भी सर ने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ था टाइप्स ऑफ सेल, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ सेल भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, क्योंकि या तो प्रोकैरियोट थे या तो यूकैरियोट थे। तीसरा बेसिस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप इन तीन बेटा ऑप्शन देखकर चौथा ऑप्शन आप ऑल ऑफ द अबव एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मैं भी ये सोच रहा था कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो, लेकिन उन बदतमीजों ने ऑप्शन दिया, चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ सेल इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो तीनों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन सुनना पड़ेगा मेजर बेसिस, मुख्यतः किस पे डिपेंड है? सब पे डिपेंड है, लेकिन मुख्यतः इट इज डिपेंड अपॉन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे क्यों डिपेंडेंट है? याद करो, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर विभाजित करते ही दो प्रकार के लोग मिल गए थे। यूनिसेलुलर में मोनेरा और प्रोटिस्टा, और यहां फंजाई, प्लांट और एनिमल। अब फंजाई, प्लांट और एनिमल को किस बेसिस पे बांटा गया था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इवन मोनेरा और प्रोटिस्टा को भी किस बेसिस पे बांट सकते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। इसी वजह से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का मेजर बेसिस क्या निकला? इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये आंसर बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसके बाद रिसेंट ईयर में, मुझे ईयर तो याद नहीं है सही से, ये 2013 या 14 हो सकता है, मे भी 12 भी हो सकता है। 12, 13, 14 इसी सालों में कभी आया है। और क्वेश्चन ऐसा ही था, विच ऑफ द फॉलोइंग is not the basis of five kingdom classification। नीचे दिए गए बेटा बेसिस में कौन सा बेसिस नहीं है जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बताता हो? और वहां पर ये तीन ऑप्शन थे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और चौथा ऑप्शन था रिप्रोडक्शन। अब दिमाग इस तरह खराब हो जाता है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बेटा बेसिस है, टाइप ऑफ सेल भी बेसिस है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बेसिस है, रिप्रोडक्शन भी बेसिस है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था तीन मुख्य बेसिस कौन कौन से हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मुख्य बेसिस हैं, इन्हीं पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डिपेंड है। इन तीन बेसिस के रेस्पेक्ट में देखते हुए रिप्रोडक्शन उतना बड़ा बेसिस नहीं है। तो इस ऑप्शन में आंसर क्या लगेगा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द बेसिस ऑफ, ऑल्दो रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये तीन को तो डिनाई कर ही नहीं सकते, केवल रिप्रोडक्शन ही ऐसा मिलेगा जिसको डिनाई किया सकता है, क्योंकि ये तीन तो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कई बार बहुत ही मुश्किल पैदा कर देते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत ध्यान दें। अच्छा, इतना सब पढ़ लेने के बाद अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 17 में आएंगे, और पेज नंबर 17 में उन्होंने एक चार्ट बनाया है। अगर वो चार्ट आप बिना देखे कर सकते हैं तो आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, मैं ये मान लूंगा। देखिए मेरे साथ करिए,
आप अपने तरीके से मत करिए। उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कैरेक्टर्स, कि कुछ कैरेक्टर्स की बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अलग अलग करते हैं। पहला किंगडम उन्होंने लिखा है मोनेरा, दूसरा किंगडम उन्होंने लिखा है प्रोटिस्टा। देखते जाए हम लोग धीरे धीरे इन सारे किंगडम को अलग अलग पहचान लें। तीसरा किंगडम लिखा हुआ है फंजाई, वेरी गुड। चौथा किंगडम लिखा हुआ है प्लांट, इट्स ओके। और पांचवा किंगडम लिखा हुआ है एनिमल। चलिए हम लोग यहां पर लाइंस खींच लेते हैं ताकि हमें मालूम रहे कि हम किन के बारे में क्या बात करने जा रहे हैं। तो हमने ये 5 लाइनें खींच ली हैं अलॉन्ग विद द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर की बेसिस पर हमने ये 5 लाइनें खींच ली हैं और मैं एक एक कैरेक्टर लिख के आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा। पहला बेटा कैरेक्टर उन्होंने लिया है सेल टाइप्स। अब आपको मालूम है सेल टाइप 2 ही प्रकार की होती है, या तो प्रोकैरियोटिक जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, या तो यूकैरियोटिक जिनका न्यूक्लियस ट्रू है। तो आप बताइए मोनेरा की सेल टाइप कैसी है? हम सबको मालूम है इट इज प्रोकैरियोटिक, वेरी गुड। प्रोटिस्टा की कैसी है? इट इज यूकैरियोटिक। और बताइए फंजाई की कैसी है? आपको मालूम है यूकैरियोटिक। प्लीज देखिए मत और खुद ट्राई करिए। प्लांट की कैसी है? इट इज अगेन यूकैरियोटिक। और एनिमल की कैसी है? यूकैरियोटिक। इसका मतलब है मोनेरा को छोड़कर बाकी सारे लोग कैसे हैं? यूकैरियोटिक। मोनेरा खाली कैसा है बेटा? प्रोकैरियोटिक, जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। इसी क्वेश्चन में उन्होंने दूसरी कैरेक्टर दिया है सेल वॉल। चलिए सेल वॉल के बारे में सोचते हैं। सेल वॉल मोनेरा की कैसी है? मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है। कैसी है बेटा? नॉन सेलुलोजिक। और अगर आप भूले नहीं हैं तो यहां पर बेटा जो सेल वॉल थी, याद रखना सेल वॉल थी, वो बनी थी पेप्टाइडोग्लाइकन की। इट वॉज द पेप्टाइडोग्लाइकन, सॉरी, ओके। तो याद रखना सेल वॉल यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, इसका मतलब नॉन सेलुलोजिक है। अब आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सेल वॉल अब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग प्लांट जैसे हैं, कुछ लोग एनिमल जैसे हैं। जब प्रेजेंट होगी देखेंगे वो कैसी होगी जब मैं प्रोटिस्टा पढ़ा रहा हूंगा। ज्यादातर समय पे इट में भी सेलुलोजिक अगर प्रेजेंट हुई, और नहीं तो अब्सेंट हो सकती। ओके, नाउ फंजाई। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन अगेन इट इज नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल। ये नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है और यहां पर ये बनी हुई है काइटिन की। आपको याद रखना पड़ेगा काइटिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग सुगर है। नाउ प्लांट में बेटा सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल जो प्रेजेंट है वो है सेलुलोज की, यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, और एनिमल में सेल वॉल ही एब्सेंट है, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके से तुमने दूसरा कैरेक्टर अपनी तरीके से कर लिया। अगर आप नोटबुक में या बुक में देख के कर रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप सही परफॉर्म नहीं कर रहे। तीसरा, इन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होगी और कहां एब्सेंट होगी? बताइए प्रोकैरियोटिक लोगों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? एब्सेंट, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो तभी वो प्रोकैरियोट। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। एब्सेंट यूकैरियोटिक में प्रेजेंट, यहां पर भी प्रेजेंट, फंजाई में, प्लांट में भी प्रेजेंट, और एनिमल में भी प्रेजेंट, यानी बाकी सब जगह बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एक्सेप्ट मोनेरा। अगला कैरेक्टर वो लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से समझा देंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जल्दी बताइए, मोनेरा कैसे थे? यस सर, इट वाज यूनिसेलुलर। सर जी ये यूनिसेलुलर थे। प्रोटिस्टा कैसे थे? सर ये भी यूनिसेलुलर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी यूनिसेलुलर थे। फंजाई कैसे थे? दे आर मल्टी सेलुलर। हमें इतना याद रखना है फंजाई मल्टी सेलुलर है और इनकी बॉडी थैलस लाइक है, थैलस लाइक बॉडी। प्लांट भी बेटा मल्टी सेलुलर हैं, आपको याद रखना है, और एनिमल भी मल्टी सेलुलर है। तो बाकी 3 लोग मल्टी सेलुलर हैं और 2 लोग हैं यूनिसेलुलर।
दो लोग यूनिसेलुलर में, कौन कौन यूनिसेलुलर है? मोनेरा और प्रोटिस्टा। बाकी तीनों लोग बेटा मल्टीसेलुलर हैं। इसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो देखिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। खाना बनाने की विधि, प्लांट कैसे, मैं देखो उल्टा चल रहा हूं, प्लांट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लांट है ऑटोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। यस, एनिमल कैसे हैं? हेट्रोट्रॉपिक, आपको मालूम होगा ये अपना खाना नहीं बना पाते हैं। यस, फंजाई कैसे हैं? हेट्रोट्रॉपिक, ये भी अपना खाना नहीं बना पाते। लेकिन जब ये दोनों हेट्रोट्रॉपिक हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब है ये सड़ी गली चीजें, डेड एंड डिकेइंग चीजें खाते हैं। कौन? फंजाई। जबकि एनिमल है वो होलोजोइक, जो मार के खाते हैं 5 स्टेप में। तो इन 3 लोगों को बड़ी आसानी से देख लिया गया। प्लांट है ऑटोट्रॉपिक, फंजाई हेट्रोट्रॉपिक, एनिमल हेट्रोट्रॉपिक, फंजाई हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक, एनिमल हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक। अब बचे 2 लोग, एक बचा मोनेरा और एक बचा प्रोटिस्टा। मोनेरा में वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें दोनों तरीके लोग हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हैं। क्या आपने साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना है? साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मोनेरा से बेटा बिलोंग करता है, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। बाकी बढ़िया हेट्रोट्रॉपिक है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिज्म किसमें है? इट इज मोनेरा। मोनेरा से बेहतर मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसी के पास नहीं। सारे तरीके का, बेहतर का कहने का मतलब है सारे तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन रखता है? मोनेरा। इसके अलावा प्रोटिस्टा भी वेरियस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। इनके पास भी ऑटोट्रॉपिक लोग हैं, इनके पास भी हेट्रोट्रॉपिक लोग हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिए गए चार्ट में से मैंने 5-6 के 6 करेक्टर आपको सिखा दिए। नंबर 1 इज नोन एज सेल टाइप, नंबर 2 इज सेल वॉल, नंबर 3 इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 4 सॉरी 5 है, नंबर 4 इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 5 इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये पेज नंबर 17 में दिया गया, आपके पास दिया गया पोर्शन है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेसिस का एक चार्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। और मैंने कोशिश की कि आपको रटना ना पड़े, समझ में आ जाए। अगर ये समझ में आ गया है तो आप देख सकते हैं मैंने कहीं कोई चीज रटाई नहीं और आपसे जो भी चीज है उसके हिसाब से बताने की कोशिश की। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आइए कुछ लिमिटेशंस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं जो पेज नंबर 18 को बिलोंग करेंगी, और वो पेज नंबर 18 को बिलोंग करने पर क्या क्या बताएंगी। एक बार आप इस क्लासिफिकेशन को देख लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वेरी गुड। आप लोग एक बार इसे देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी बताइए, अगर समझ में आ गया हो तो देख लीजिए। देखिए मैं एक एक करके सारी चीजें, एक एक करके मैं सारी चीजों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, पहला मैंने यहां पर करेक्टर लिया है सेल टाइप। सेल टाइप में मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे लोग यूकैरियोटिक, इसमें कोई डाउट नहीं। सेल वॉल, सेल वॉल में मोनेरा नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, प्रोटिस्टा में सेल वॉल में भी प्रेजेंट में भी एब्सेंट, फंजाई नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, प्लांट में सेलुलोजिक सेल वॉल और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट। ओके, नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ते वक्त हमने देखा मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सब जगह पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। याद रखना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोनेरा यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, बाकी सारे लोग मल्टीसेलुलर है, ये याद रखने की बात है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का है, वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा का है, लेकिन इन दोनों वेरियस में ज्यादा रिच है मोनेरा, सबसे बढ़िया मोनेरा है। फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉपिक सेप्रोफिटिक है, प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये ऑटोट्रॉपिक है, और एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होलोजोइक है। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ बहुत बढ़िया कैरेक्टर। पहले हम लोग के सिस्टम को डिफाइन करते हैं। अगर आपको याद हो लीनियस हो तो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताए थे, अगर आपको याद हो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन,
और टू किंगडम क्लासिफिकेशन बताते वक्त उन्होंने बताया था एक किंगडम हो सकता है प्लांट और दूसरा किंगडम हो सकता है एनिमल। आपको याद होगा, याद है? अब प्लांट वो थी जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट था, सेल वॉल प्रेजेंट था। एनिमल वो थे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट था। अब जब इनके एग्जाम्पल लिखे गए थे तो मुझे याद आ रहा, बैक्टीरिया प्लांट में आता था क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल है, एल्गी प्लांट में आते थे। एल्गी दोनों प्रकार के थे, लाइक यूनिसेलुलर, लाइक मल्टीसेलुलर। मुझे याद आ रहा, यूनिसेलुलर में एक एग्जांपल था क्लोरेला। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर एल्गी। अगर नहीं आता तो आप लिख लीजिएगा यूनिसेलुलर एल्गी। मल्टीसेलुलर एल्गी बहुत सारे लोग हैं, स्पाइरोगायरा एंड सो ऑन, बहुत सारे लोग हैं, स्पाइरोगायरा एटसेट्रा। इसके अलावा ब्रायोफाइटा हमारे कोर्स में था, टेरिडो था, जिम्नो था, और एंजियोस्पर्म नाम के प्लांट थे। तो खूब देख लीजिए घूर के कि प्लांट में क्या क्या था। प्लांट में था जिनके पास सेल वॉल हो, बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, इवन एक बीच में फंजाई छूट गया, फंजाई भी था। ओके, गुड। अब एनिमल में क्या क्या था, लाइक प्रोटोजोआ थे। प्रोटोजोआ का मतलब है, प्रोटोजोआ का मतलब है यूनिसेलुलर, याद रखना है, दे आर यूनिसेलुलर। ओके, यूकैरियोटिक लोग थे जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, इसके अलावा पोरीफेरा थे, सीलेंट्रेटा थे। हमें मालूम है सीलेंट्रेटा, पोरीफेरा, टीनोफोरा से कॉर्डेटा तक थे, हम सबको मालूम है कॉर्डेटा तक थे। लेकिन जैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, क्या बना? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये रहा 5 किंगडम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो बेटा ऑर्गेनिज्म है वो कहां से उठाए गए? सर वो उठाए तो यहीं से गए, और कैसे प्लेस किए गए? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन था मोनेरा। तो बताइए मोनेरा के ऑर्गेनिज्म कहां से उठाए गए, एनिमल से कि प्लांट से? सर जी प्लांट से, यानी बैक्टीरिया को उठाकर यहां रख दिया गया, बैक्टीरिया आ गए बस। यानी बैक्टीरिया प्लांट किंगडम से हटा करके मोनेरा में रख दिया गया। अब आए प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में वो सारे लोग उठाए गए जो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक है। फिर से सुनो, जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, यानी प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया नहीं आ सकता क्योंकि प्रोकैरियोटिक है। तो अब कौन आ सकता है? यूनिसेलुलर एल्गी आ सकते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर एल्गी आर ऑलवेज यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा में कौन आया? प्रोटिस्टा में सर जी आए, यस, प्रोटिस्टा में आ गए यूनिसेलुलर एल्गी, और यूनिसेलुलर एल्गी में आए क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। वेरी गुड। और एक और चीज देखो, केवल यूनिसेलुलर एल्गी नहीं आए, कोई भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आ सकता है, और इस वजह से प्रोटोजोआ भी क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो एनिमल से उठाया गया प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ कहां पर भेज दिया गया? प्रोटिस्टा में। इसका मतलब अमीबा, पैरामीशियम, जो कि प्रोटोजोआ के मेंबर थे, वो भी प्रोटिस्टा में आए। प्रोटोजोआ के मेंबर भी प्रोटिस्टा में आए। अब तीसरा किंगडम उन्होंने बनाया था फंजाई। अब फंजाई की खास बात देखो कि फंजाई कहां से उठाया गया? लीनियस के प्लांट से फंजाई उठा लिया गया। तो भाई यहां पर आया फंजाई, और अब आया प्लांट, और जब आपके सामने प्लांट आया तो अब रियल प्लांट में से कौन कौन गायब था? बैक्टीरिया गायब था चूंकि वो मोनेरा में जा चुका था, फंजाई गायब था चूंकि वो प्रोटिस्टा फंजाई में जा चुका था, यूनिसेलुलर एल्गी गायब थे, यूनिसेलुलर एल्गी गायब थे क्योंकि वो प्रोटिस्टा में जा चुके थे। इसका मतलब अब प्लांट में क्या क्या बचा था? मल्टी सेलुलर एल्गी, दिस ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। इसका मतलब प्लांट किंगडम में बचा हुआ था मल्टी सेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी तो प्रोटिस्टा में चला गया। इसके अलावा बचा था ब्रायो,
इसके अलावा बचा था टेरिडो, इसके अलावा बचा था जिम्नो, और इसके अलावा बचा था एनजीओ। यानी प्लांट को काफी नुकसान हुआ। और आखिरी किंगडम अगर मैं यहां पर पढ़ाऊं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, एनिमल, तो आप भौचक्के रह जाएंगे कि एनिमल में से केवल किसे हटाया गया, प्रोटोजोआ को, क्योंकि प्रोटोजोआ कहां पहुंचा दिया गया था, प्रोटिस्टा में। बाकी एनिमल पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक सेम ही था। अब एनसीईआरटी क्या बताती है कि जब लीनियस क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, याद करो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, केवल सेल वॉल थी। क्या थी? सेल वॉल। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन केवल सेल वॉल थी, तो देखो क्लोरेला क्लमाइडोमोनास प्लांट में थे और अमीबा पैरामीशियम एनिमल में थे। यानी क्लोरेला क्लमाइडोमोनास एक साथ, अमीबा पैरामीशियम एक साथ, लेकिन अमीबा पैरामीशियम और क्लोरेला क्लमाइडोमोनास का ग्रुप अलग अलग। यानी क्लोरेला क्लमाइडोमोनास अलग ग्रुप में, अमीबा पैरामीशियम अलग ग्रुप में। लेकिन जब आर.एच. विटेकर साहब आते हैं और आर.एच. विटेकर साहब अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदल देते हैं, और उस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सेल वॉल का बेसिस बहुत नीचे चला जाता है। सेल वॉल का बेसिस चौथे नंबर पे चला जाता है। पहला बेसिस होता है नंबर ऑफ सेल, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेसिस होता है टाइप ऑफ सेल, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तीसरा बेसिस होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उस कंडीशन में देखिए क्लोरेला क्लमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है वो भी प्रोटिस्टा में है, अमीबा पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआ है वो भी प्रोटिस्टा में है। यानी प्रोटिस्टा में कौन कौन साथ आ गया? क्लोरेला क्लमाइडोमोनास, अमीबा पैरामीशियम। वो लोग जो लीनियस के क्लासिफिकेशन में क्लोरेला क्लमाइडोमोनास अलग, अमीबा पैरामीशियम अलग थे, आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक साथ हैं। क्लोरेला क्लमाइडोमोनास, अमीबा पैरामीशियम ऑल आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदल दी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदल। यहां पर सेल वॉल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थी, यहां पर बहुत सारी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदल दीजिए, ऑर्गेनिज्म अपना ग्रुप बदल सकते हैं, हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। देखिए वो क्लोरेला क्लमाइडोमोनास, वो अमीबा पैरामीशियम जो कभी अलग अलग हुआ करते थे, आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन में क्लोरेला क्लमाइडोमोनास, अमीबा पैरामीशियम ये सब साथ में आ गए। याद रहेगा। ऐसा ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने बदला? एक और वैज्ञानिक हुए। इन वैज्ञानिक का नाम है कार्ल वीज। याद रखना, मैं इसे हटाता हूं। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसे हटाता हूं। कार्ल वीज ने भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदल दिया। ये सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन माना जाता है। आखिरी चीज आपको याद रखनी है, लास्ट में साइंटिस्ट आते हैं कार्ल वीज। ऑल्दो आपकी बुक में शायद कार्ल वीज का नाम नहीं है, लेकिन इनके क्लासिफिकेशन का नाम है, क्लासिफिकेशन के तरीके का नाम है। कार्ल वीज आते हैं, इन्होंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया। इट इज आरएनए फाइलोजेनी, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, सॉरी इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के दौरान आरएनए का क्या रोल है, आरएनए राइबोसोमल आरएनए का क्या रोल है। इस बेसिस पर कार्ल वीज ने 3 डोमेन बना दिए, 3 डोमेन सिस्टम दिया। पूरे 5 किंगडम को 3 डोमेन में बांट दिया। याद रखना, पहला डोमेन था आर्की, दूसरा डोमेन था बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन था यूकैरिया। फिर से देख, पहला डोमेन था आर्की, दूसरा डोमेन था बैक्टीरिया, तीसरा डोमेन था यूकैरिया। यूकैरिया डोमेन में ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते थे,
ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने लोग यूकैरियोटिक हैं, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। चलिए, आपको मालूम है प्रोटिस्टा, 5 किंगडम में मोनेरा छोड़ दो, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, ओके। इसके अलावा प्लांटी यूकैरियोटिक है और एनिमलिया यूकैरियोटिक है। 5 किंगडम में 4 किंगडम, 4 किंगडम एक साथ आ गए, और ये चारों किंगडम किस डोमेन में आ गए? यूकैरिया नाम के डोमेन में। हे भगवान, यानी वो 5 किंगडम जो आर.एच. विटेकर ने बांटे थे, 5 किंगडम, उन 5 किंगडम में 4 किंगडम कौन कौन? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल एक डोमेन में आ गए। उस डोमेन का नाम क्या रखा गया? यूकैरिया। अब बचा मोनेरा, और मोनेरा को 2 भाग में बांटा गया। मोनेरा को इटसेल्फ 2 भाग में बांट दिया गया। एक बांट दिया गया आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया में ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है, ओल्डेस्ट लिविंग बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया को जिस डोमेन में रखा गया उस डोमेन का नाम है बेटा आर्की डोमेन। और दूसरे मोनेरा को बांटा गया यू बैक्टीरिया में, ट्रू बैक्टीरिया में, और ट्रू बैक्टीरिया को जिस डोमेन में रखा गया उस डोमेन का नाम था बैक्टीरिया। तो देखा जाए 4 ये हो गए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। मोनेरा को फर्दर 2 भागों में बांट दिया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो 4 ये और 2 ये, इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक रूपरेखा तैयार हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं, फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि इसी को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। मैंने ये कतई नहीं कहा कि दिस इज नोन एज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, नो, दिस इज नोन एज 3 डोमेन सिस्टम। लेकिन इन 3 डोमेन में, एक डोमेन में 4 किंगडम चले गए और एक डोमेन 2 पार्ट में बढ़ चुका, तो 4 और 2 मिलाकर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की रूपरेखा बन पाई। और इस तरीके से कार्ल वीस को 3 डोमेन और फर्दर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में देखा और सुना जाता है। इस तरीके से मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मेजर टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर लिए, जो आपकी एनसीईआरटी में मेजर बातें हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो आप पेज नंबर 18 तक, आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 18 तक बिफोर किंगडम मोनेरा तक पढ़ डालिए, क्योंकि इसके बाद मैं एक एक किंगडम उठाऊंगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हर एक किंगडम को उठा करके एक एक करके उसे डिस्कस करूंगा। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।